एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो देखो, सबसे बड़ा एप्लीकेशन गॉस लॉ का कहां पर है? व्हेन देयर इज सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो आप जैसे हमने वो एक दो क्वेश्चंस किए थे ना, याद है? वो चार्ज क्यूब के इनसाइड था, क्यूब के वर्टेक्स पर था, तो वैसे केसेस में इस सिमेट्री का एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। अब देखो, ड्यू टू an infinitely long straight uniformly charged वायर। अगर आपके पास कोई बहुत लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो इसके आजू बाजू की फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। अब इस प्रकार की कोई मैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर कर रहा हूं तो देखो, दो चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए। पार्ट वन, देखो मैंने ना इस वायर को परपेंडिकुलर एक सर्कुलर एरिया दिया है, ठीक है? एरिया परपेंडिकुलर टू वायर। अब देखो, ये वायर पर कंटिन्यूअसली ये चार्ज है, अब ये कोई पॉइंट है। सो ये यहाँ का छोटा सा एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, बिल्कुल छोटा सा, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रहने वाली है। पर देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग बहुत बड़ी वायर है, तो जैसे यहां से ऊपर एक एरिया है, क्या वैसे के वैसा ही एक एरिया या एक एलिमेंट यहाँ पर भी रहने वाला है क्या? हाँ सर, बिल्कुल रहेगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रहेगी। अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो क्या होने वाला है? इसके कारण कंपोनेंट इस प्रकार से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रहेंगे, इसके भी इस प्रकार के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू या along this plane perpendicular to this area vector। रेडियली आउटवर्ड। क्या सही है? जस्ट एक मिनट। हाँ, अब देखो, जैसे इस पॉइंट के लिए होने वाला है पी पॉइंट के लिए, क्या वैसा ही पी पॉइंट इस साइड रहेगा? क्या वैसा ही पी पॉइंट इस साइड रहेगा? ये सर्कुलर शेप है ना, ठीक है? अगर आपको ये कंसीडर करना है तो लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एट
सरकमफरेंस। सो जैसा ये पॉइंट P है, ऐसे सभी P पॉइंट इसके सरकमफरेंस पर रहेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field at each point on this for each point on the circumference of this circle will be radially outward। क्या इसके साथ आप एग्री हो? क्या बताओ, क्या कहा हमने? जैसे इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, दिस इज E2 और ये है E1, ये E2 का y कंपोनेंट है, दिस इज E2x, दिस इज E1x, ये E1 का y कंपोनेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। हाँ, सिमेट्री कहाँ पर पिक्चर में आती है? यहाँ पर। बिकॉज ऑफ सिमेट्री यू विल से कि सर यहाँ के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा, और इसलिए आप कहोगे फील्ड एट each point on circumference of circle will be radially outward and having same magnitude। इसलिए अब हम क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, अब ऐसी एक बहुत लॉन्ग वायर जिसके कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो लेट्स कंसीडर अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस। किस प्रकार सा? सर सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। ठीक है, अब ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। अब देखो, व्हाट वी नो फ्यू थिंग्स। कौन कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा। मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो, अभी हमने कहा इस लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कैसे रहती है? सर इट इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, बहुत बढ़िया, दिस इज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब जरा एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया वेक्टर ये इस प्रकार से रहने वाला है, A1 A2 A3, दिस इज E1 E2 E3। ठीक है, या ये ई ही लो सब जगह पर। ठीक है, देखकर आपको क्या ध्यान में आ रहा है?
आप कहोगे for surfaces A1 and A3, electric field and area vectors are perpendicular to each other. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या होने वाला है? बोलो। सर नेट फ्लक्स जीरो होने वाला है यहाँ पर। ये दो एरियाज के लिए A1 एंड A3 के लिए E डॉट डी एस विल बी जीरो। ठीक है, अब देखो, इफ दिस रेडियस इज R एंड ये लेंथ L है, रेडियस इज R एंड लेंथ इज L। ठीक है, तो हम देखो, हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर एरिया 2 A2 are along same direction. Therefore, flux equal to E dot ds equal to E into कितना रहेगा ये एरिया? कर सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू एल। कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। क्या सही है क्या? ओके सर, ये भी सही है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, सो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? Therefore, net flux from complete cylindrical surface will be flux through area A1, A2 and A3, which will be net flux equal to E into 2 pi RL। बट अब देखो, हाँ, आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। इफ lambda is surface charge linear charge density and length of wire is L, then total charge inside cylindrical area या cylindrical surface will be Q inside equal to lambda into L, and according to Gauss law, phi equal to Q inside
upon epsilon naught, that is lambda L upon epsilon naught. From 1 and 2, वन एंड टू से क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी फाइनेट है, यहाँ पर भी फाइनेट है, हमारी फाइनेट की वैल्यू आ जाएगी E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एल एल चला जाएगा, आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये 2π इप्सिलॉन नॉट इधर चले आए, 1 अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर। क्या सही है क्या? डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू कर्व सरफेस एरिया। क्या गॉस लॉ का एप्लीकेशन ध्यान में आया क्या? विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ you can find out electric field because of a long, infinitely long charge wire। देखो क्या कहा, हमने दो पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन को समझ लिया। देखो देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और हमने कहा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को थोड़ा समझ लेते हैं। एक हमने सर्कल लिया और फिर देखा कि अगर किसी एलिमेंट के कारण यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो देयर विल बी सिमिलर एलिमेंट बिलो दिस सर्कल and it will have equal magnetic electric field at this point। इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो ध्यान में आया फॉर अ स्ट्रेट वायर आप कोई अगर सर्कुलर लूप कंसिडर करते हो जिसकी रेडियस r है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। फिर कहा अगर ऐसा है, एक लॉन्ग वायर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया। नाउ दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, जिसकी रेडियस r है एंड लेंथ l है। हमें ध्यान में आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर इस प्रकार से रहने वाले, ऊपर के सरफेस का परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, नीचे वाला परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, एंड कर्व सरफेस का इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, मतलब रेडियली आउटवर्ड। फाई होता है E डॉट ds, यहाँ पर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90, cos 90 0। सो A1 एंड A3 के कारण नेट फ्लक्स 0 रहेगा, पहले पार्ट में लिखा। दूसरे पार्ट में कहा ये दूसरा A2 जो एरिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, सो फाई विल बी E डॉट ds, cos 0 विल बी 1, सो E रहेगा E इंटू 2πRL। सभी ये कर्व सरफेस एरिया लिया तो ये 2πRL आ जाएगा। सो नेट फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू 2πRL। कैसे निकाला, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds से, ठीक है। फिर गॉस को याद किया, अगर लैम्बडा ये हमारी चार्ज डेंसिटी है, लैम्बडा ये अगर चार्ज डेंसिटी है, इसकी लेंथ l है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्बडा l। और गॉस लॉ कहता है Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये नेट फ्लक्स होता है। ये Q इनसाइड आ गया तो नेट फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा। So net flux Q inside upon epsilon naught, that is lambda L upon epsilon naught। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दिया,
E into 2 pi RL equal to lambda L upon epsilon naught. L चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 upon 2 pi epsilon naught lambda by R. सो इनफाइनाइट लेंथ अगर वायर की है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चार्ज डेंसिटी बताओ और R की वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं गॉस लॉ का। गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू, ऑब्वियसली फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है। इस प्रकार की अगर हमारे पास कोई मेटेलिक शीट है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं विच इज क्यूबॉइड इन शेप। चलो ठीक है, अगर इस प्रकार से होगी तो देखो
ठीक है, इस प्रकार से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एरिया कंसिडर किया है। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब अगेन जैसे इसके पहले हमारा आर्ग्यूमेंट था, वैसे यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट रहेगा। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ठीक है, इनफाइनाइटली मतलब सभी डायरेक्शन में ये बढ़ते जाएगी, ठीक है। सो जैसे इसके पहले वायर के केस में आर्ग्यूमेंट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और वी विल से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। अगर सर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू ये प्लेन, तो देखो जो हमारे एरिया वेक्टर रहेंगे, ये एरिया वेक्टर तो इस प्रकार से रहने वाले हैं। क्या क्या दिखाया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इट विल बी परपेंडिकुलर टू शीट का प्लेन, ये हमारा एक्सिस है, ये जेड होगा, ये वाई होगा, और ये एक्स एक्सिस रहेगा, और दीज आर एरिया वेक्टर। इसे कह दो A1 A2, दिस इज A3 A4 A5 A6, एक्सक्यूज मी। अब आप ही मुझे बता दोगे कि सर इसमें से फ्लक्स थ्रू एरियाज A1 A2 A5 एंड A6 विल बी कितनी रहने वाली है, 0, एज थीटा इक्वल टू 90 फॉर दिस एरियाज। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या सही है क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का A1 और A6 के साथ एंगल 90 डिग्री रहने वाला है, A5 के साथ 90 डिग्री रहने वाला है, A2 के साथ 90 डिग्री रहने वाला है। सो अब आप आगे कहोगे नेट फ्लक्स विल बी E डॉट A3 प्लस E डॉट A4। अब देखो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, इस पूरे प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, सो यहाँ पर एंगल 0 आ जाएगा। सो यू विल राइट दिस एज 2 टाइम्स E इंटू A। क्या सही है? हमने A3 A4 को A कहा है। अब फिर से गॉस लॉ लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या इनसाइड का चार्ज आप निकाल सकते हो क्या? निकाल पाओगे? चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखने वाले हो आप? सिग्मा इंटू ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 times ए कैंसल, you will calculate electric field as sigma upon 2 epsilon naught. रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे रहने वाली है? परपेंडिकुलर टू एरिया फ्लक्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की? रेडियली आउटवर्ड। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना डिस्टेंस x पर डिपेंड करेगी, ना y पर, ना z पर, किसी भी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करने वाली है। इट विल बी यूनिफॉर्म। ये डिस्टेंस है x और इधर का ये डिस्टेंस है x। यहाँ पर भी जो क्यूबॉइड हमने कंसीडर किया है दैट इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। आया क्या ध्यान में? अगर ये बहुत बड़ी प्लेट है एंड इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके आजू बाजू के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड की जगह इट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर ये YZ डायरेक्शन की शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज YZ प्लेन को परपेंडिकुलर, दैट इज अलोंग X डायरेक्शन। क्या सही है क्या? अब प्रैक्टिकली दिस इज ट्रू फॉर मिडल रीजन। एंड पॉइंट पर थोड़ा सा एंड करेक्शन आ जाता है, ठीक है? दिस इज ट्रू फॉर मिडल रीजन, ठीक है? ओके सर, बहुत बढ़िया। अगर ये ध्यान में आ गया तो आगे का पार्ट कंसीडर करते हैं, वो बहुत बढ़िया है। Field due to a uniformly charged thin spherical shell. ठीक है, देखो क्या कहा है, थीन शेल। सो बेसिकली इस प्रकार से जो एरिया रहेगा या इस प्रकार से जो स्फेरिकल शेल रहेगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो हमें कैलकुलेट करने वाली है, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर दो केसेस हो सकती है। द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन मे बी आउटसाइड, मे बी इनसाइड, ठीक है? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा पास में लाते इसको।
इसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूँ, या उसके लिए दूसरी डायग्राम ही निकालूंगा। केस 1, पॉइंट P इज आउटसाइड। देखो अभी तक हमने क्या प्रोसेस की थी, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस r है, और ये हमारे शेल की रेडियस r है, ठीक है। कंसीडर with surface charge density सिग्मा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। सो नेट फ्लक्स E डॉट ds, E इंटू एरिया क्या आएगा, ds विल बी ये पूरा सरफेस एरिया 4 पाई छोटा r का स्क्वायर। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पाई नेट फ्लक्स क्या रहने वाला है? गॉस लॉ के कारण नेट फ्लक्स विल बी Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। अब चार्ज कहां पर है? चार्ज इस शेल के ऊपर है। कौन सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा अभी? शेल का सरफेस एरिया। सो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सर, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन ऑलवेज राइट। P इंटू 4 पाई R का स्क्वायर इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मैंने जानबूझकर Q इनसाइड लिखा है, आपको ध्यान में आ जाएगा। यह आ जाएगा E इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के साथ आ गए 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड अपॉन R स्क्वायर। ये कुछ जान पहचान का रिलेशन है क्या? ये रिलेशन कुछ जान पहचान का है? कूलम्स लॉ। दिस इज रिलेशन फॉर कूलम्स लॉ। जैसे इसका मतलब ऐसा हुआ, फॉर एनी पॉइंट for any point outside charge shell, complete charge behaves as if it is concentrated at center in the form of point charge। क्या सही है क्या? अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज रहता कैपिटल Q, तो इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड कितनी रहती? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वेयर। अब इस शेल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ रही है। क्या सही है? So for all outer points, ये shell is behaving as if complete charge is situated at center. This is very very similar to gravitation के केस में हमने कहा था अर्थ के बाहर के सभी पॉइंट के लिए अर्थ का पूरा मास is situated at अर्थ का सेंटर। कुछ याद है? Yes, sir. एमी इज सिचुएटेड एट सेंटर, इसलिए फॉर सरफेस वाला पॉइंट हम डिस्टेंस आर ई लेते थे, रेडियस ऑफ अर्थ, और सभी ऊपर वाले पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस आर ई प्लस एच लेते थे। कुछ याद आया? Yes, sir. अब नेक्स्ट पार्ट तो इतना सिंपल है, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। अब पॉइंट कहां पर रहने वाला है? Inside. पॉइंट रहेगा इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट P इनसाइड द शेल। अब देखो, फाई नेट इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये कितनी आनी चाहिए? ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फाइनेट कितना आना चाहिए? क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ क्यू इनसाइड कितना है? सर इनसाइड में तो चार्ज ही नहीं है, सभी चार्ज तो सरफेस पर बैठा है। सो क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन इक्वल टू 0। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कहने वाले हो? E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब 4 पाई या आर स्क्वेयर ये 0 नहीं है, इसका मतलब कौन 0 होगा? E 0 है। कौन से पॉइंट्स के लिए E 0 रहने वाला है? ऐसे सभी पॉइंट्स के लिए विच इज सिचुएटेड इनसाइड। सो ऐसे सभी पॉइंट्स वेयर आर, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, जस्ट एक मिनट। सो ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन है।